रेक्टिलिनियर मोशन का ये 13th वीडियो, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन अंडर रिपल्सिव फोर्स। ध्यान रखिएगा, रिपल्सन, रिपल्सन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट वेरिंग एज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो रिपल्सन की मात्रा भी निर्धारित हो गई है। रिपल्सन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। A particle moves in a straight line starting from rest at zero time from a fixed point A चलो यहां शुरू कर लें। From a fixed point A at a distance A फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ओ से ए की दूरी ए। मेजरमेंट हम ओ से कर रहे हैं, इसीलिए दूरी नापते समय ना डिस्टेंस मेजरमेंट में हम वन साइडेड एरो दिखाते हैं। इससे डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट क्लियर होता है। तो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर एक ही है तो पॉजिटिव साइन, अपोजिट है तो नेगेटिव साइन लिया जाता है। अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट ए, ऐसे करें इनिशियली एट ए तो अच्छा लगेगा। इनिशियली एट ए, एक्स इक्वल टू ए, और पढ़िए अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट जीरो टाइम। रेस्ट माने वेलोसिटी नहीं है, v जो कि हम x डॉट लिखते हैं इक्वल्स टू जीरो, जीरो टाइम लिखा ही हुआ है, t इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू ए। ये इनिशियल कंडीशंस हो गई। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए एट डिस्टेंस a फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट o से ही दूरी नापी गई है इन द लाइन, यानी o और a की लाइन में। इफ द एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम o एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओ, इधर किया तो मान लो ये हम जनरल पोजीशन ले लिया P, डिस्टेंस वही जनरल डिस्टेंस वेरिएबल के रूप में x, या लेट P बी द पोजीशन at time t such that OP equal to x, then the equation of motion is acceleration is proportional to distance, यानी is proportional to x, proportionality constant लगा दें, equals to mu x, पॉजिटिव या निगेटिव। इधर की ओर रिपल्सन है ना, ये सेंटर ऑफ रिपल्सन है, ये पार्टिकल को उधर की ओर फेंक रहा है ना, उधर की ओर ढकेल रहा है। किधर की ओर ढकेल रहा है? जिधर x बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है, टाइम t भी बढ़ रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव लगे। SHM में डायरेक्टेड टू o था, x डिक्रीज होने के डायरेक्शन में, इसलिए निगेटिव लिए थे। यही इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया रिपल्सन के अंतर्गत, where mu is proportionality constant, proportionality constant। इसी को बेटा सॉल्व कर दो। proportional to the distance from O and is always directed away from O to find motion, to discuss motion। ऐसे लिखा रहेगा, इसका मतलब ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, फिर इसको सॉल्व करके दो तीन रिलेशन निकाल दो, रिलेशन बिटवीन v एंड x, रिलेशन बिटवीन x एंड t वगैरह वगैरह, जो निकाल पाओ ये सब निकाल लेना ही कहते हैं ना डिस्कस द मोशन, फाइंड द मोशन। आइए सोल्यूशन देखिए।
नंबर 1 फ्रॉम 1 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस म्यू एक्स इक्वल टू 0 implies that capital D square minus mu operated on x equals to 0. D is here d by dt. It is second order linear differential equation with constant coefficients. राइट हैंड साइड 0 है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा नहीं, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन होगा। चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, इट्स सोल्यूशन इज, और डायनेमिक्स पढ़ने चले हो तो इतना मादा होना ही चाहिए कि ये सब हल्के फुल्के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन डायरेक्ट लिखो। तो देखो हम लोग डी की जगह एम रख लेते हैं, चूंकि डायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, एम मास के लिए यूज होता है तो उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, कुछ और ले लो, डी में ही ले लो यार, क्या मतलब, डी स्क्वायर माइनस म्यू इक्वल टू 0, तो डी बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट म्यू। ऐसी स्थिति में सी एफ कैसे लिखा जाता है वही हम लिखने जा रहे हैं। इट्स सोल्यूशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इक्वल टू C1 कॉस हाइपरबोलिक दिस रूट म्यू इंटू टी, तो रूट म्यू इंटू टी न लिख के हम टी रूट म्यू लिख रहे हैं, सावधानी है। अब रूट म्यू इंटू टी लिखना, पता चला झटके वैसे हो गया, टी घुस गया अंदर, ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए लिखते समय। प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर। देखो डायनामिक्स रेक्टिलिनियर मोशन वगैरह शुरू में ही आपको कई बार बोले होंगे कि इसको पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सेपरेबल है, लीनियर है, ये दो तो बहुत मिलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर वाला फॉर्म आपको अक्सर मिलेगा, और विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट देखो मिल गया। अब इसमें दो कांस्टेंट लग गए हैं, इसलिए हमको दो इक्वेशन चाहिए, है ना। पहले तो नंबरिंग करिए, नंबर 2 और एक और निकाल लो आल्सो। तो दूसरा कैसे निकालोगे, इसी को डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कास हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होता है, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, हाइपरबोलिक के डिफरेंशिएशन आपको मालूम होने चाहिए। तो ये हो गया C1 रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू प्लस C2 रूट म्यू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू, ये हो गया नंबर 3। अब इनिशियल कंडीशंस इन पे लगाइए, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस टू 2 and 3 we have initially at A, ये लिखा हुआ है इनिशियल कंडीशन, x की जगह a रखना है, t की जगह 0, a इक्वल टू C1 कॉस हाइपरबोलिक 0 0 1 होता है, साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है। कॉस हाइपरबोलिक 0 बराबर होगा e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। साइन हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया C1, ये 0 हो गया, कामा x डॉट वेलोसिटी इज 0 0 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 0 0 हो गया, ये आ गया C2 रूट म्यू, यानी कि C1 इक्वल्स टू A एंड C2 इक्वल्स टू 0। इनको 2 और 3 में रख दो, putting these in 2 and 3 we have इंक डाल, थोड़ा इंक फटाफट। x बराबर हो गया C1 की जगह a, C2 की जगह 0,
a cos hyperbolic of t root mu and x dot equal to C1 ही रखना, C2 0 है तो ये वाला a रूट म्यू, अरे इसी का डेरिवेटिव तो लिखना है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू, ये रहा। इस पे भी नंबर 4 डाल दीजिए। इन टर्म्स ऑफ टी वी गेट एक्सप्रेशंस फॉर एक्स एंड वी। वी और एक्स में रिलेशन और निकाले। नंबर 2, ऐसा सेकंड, फ्रॉम 1 याद है ना, 1 था एक्स डबल डॉट इक्वल टू म्यू एक्स, नंबर 1। तो एक्स डबल डॉट को हमने लिख दिया वी डी वी अपॉन डी एक्स, एक्सीलरेशन का फार्मूला है, काइनेमेटिक्स चैप्टर में आप पढ़े हुए, इक्वल्स टू म्यू एक्स, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, वी डी वी इक्वल टू म्यू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग वी गेट वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 C2 ले चुके हैं, C ले लेते हैं, C अपॉन 2 implies that v square equal to म्यू एक्स स्क्वायर प्लस C। नंबर 5, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, applying initial conditions to 5, velocity 0, mu x a plus c implies that c equal to minus mu a square, putting it in 5, we get रखो भैया, c की जगह माइनस म्यू ए स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर माइनस म्यू ए स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही रिलेशन निकल गया। स्क्वायर रूट लेना चाहोगे तो v इक्वल टू माइनस नहीं लिखोगे, रूट म्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों? v माने होता है x डॉट माने dx बाई dt, टाइम बढ़ने से दूरी बढ़ रही है, x बढ़ रहा है, t बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा। साइन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। साइन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देखो, समझ लो, dy बाई dx लिखा है, यदि y के इंक्रीज होने से x भी इंक्रीज हो या y के डिक्रीज होने से x भी डिक्रीज हो, सिमिलर नेचर के x और y हो, तो इसका साइन पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर x और y के नेचर विपरीत हो, अपोजिट हो, y इंक्रीज हो रहा है तो x डिक्रीज हो रहा है, या y डिक्रीज हो रहा है x इंक्रीज हो रहा है, तब इसका साइन निगेटिव लेते हैं। अब मन करे तो एक बार इसको समराइज कर दिया जाए, न मन करे छोड़ दिया जाए। फाइनली वी हैव पहला इक्वेशन था x डबल डॉट इक्वल टू म्यू एक्स, दूसरा इक्वेशन क्या आया था, v, अब एक्सीलरेशन है ना, जिसके बाद वेलोसिटी लिखा, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर तीसरा डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t रूट म्यू। वो x डॉट वाला नहीं लिखे क्योंकि वो कुछ और थोड़ी है, इसी का डेरिवेटिव तो है, तो इसी को प्राप्त कर देना, निकाल देना ही कहलाता है मोशन डिस्कस किया हमने, मोशन फाइंड किया।
ठीक है ना। अब रिपल्सन पे आधारित एक न्यूमेरिकल करेंगे। अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग नंबरिंग हमने किया है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल 1। एक ही एग्जाम्पल बताएंगे बस, इसलिए केवल लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल। If a particle is thrown towards the center of repulsion, if a particle is thrown, फेंका गया, towards the center of repulsion, towards the center of repulsion with velocity v, capital V, from a distance a, comma, prove that the particle will reach, prove that the particle will reach the center in the time t given by tan hyperbolic of t root mu equals to a root mu upon capital V, full stop. Also show that if V equal to a root mu, then the particle will approach the center but will never reach it, सेंटर की ओर अप्रोच तो करेगा लेकिन कभी पहुंच नहीं पाएगा। एक पार्टिकल को थ्रो किया गया, फेंका जा रहा है सेंटर ऑफ रिपल्सन की ओर, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ रिपल्सन की ओर फेंकोगे तो सेंटर ऑफ रिपल्सन बाहर की ओर ढकेलेगा। ए सेंटर ऑफ रिपल्सन ओ और एक पोजीशन जनरल पॉइंट पी, ओ से ए का डिस्टेंस ए, मेजरमेंट ओ से पी का डिस्टेंस जाहिरन एक्स, इतना पहले लिख पढ़ लो। If a particle is thrown towards the center of repulsion with velocity v from a distance a, तो कुछ लिखा जाए, let the particle be thrown
फ्रॉम कैपिटल ए ब्रैकेट में सच दैट ओ ए इक्वल्स टू ए टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिपल्सन, सेंटर ऑफ रिपल्सन, ध्यान रखना बात रिपल्सन की, इधर की ओर आप फेंक रहे हो और ये सेंटर ऑफ रिपल्सन है, यहां पर रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, उधर ढकेलेगा। तो सेंटर ऑफ रिपल्सन के कारण इधर मोशन होगा, लेकिन आप फेंक उल्टे दिशा में रहे हो तो वेलोसिटी यहां पे जो है माइनस वी होगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिपल्सन ओ विथ वेलोसिटी कैपिटल V, देन कामा इनिशियली एट ए, इनिशियल कंडीशन लिखना, इनिशियली एट ए कोलन x इक्वल टू ए, t इक्वल टू 0, x डॉट वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस कैपिटल V। कारण समझ रहा ना, ये सेंटर ऑफ रिपल्सन है, उधर की ओर ढकेल रहा। तो मोशन का जो डायरेक्शन अभी जो हम आर्टिकल में डिस्कस किए इधर की ओर है, लेकिन आप उसके उल्टे दिशा में ऐसे फेंक रहे हो तो v हो जाएगा माइनस वी वेलोसिटी वहां पे। लेट p be the position of the particle at time t such that OP equal to x, then the equation of motion is तो जो आर्टिकल हम डिस्कस किए थे उसमें इसमें फर्क कहाँ पे हो रहा है, इनिशियल कंडीशन पे, यहाँ पे वहाँ पे वेलोसिटी 0 था, तो जो C1 C2 के वैल्यू निकाले थे हम लोग आर्टिकल में वो चेंज जाएगा। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज x डबल डॉट इक्वल टू म्यू एक्स, नंबर 1। बस इसको सॉल्व करिए आप। निकालना क्या है, द पार्टिकल विल रीच द सेंटर इन टाइम t गिवन बाय दिस, यानी कि O तक जाने में कितना समय लगेगा, t और x का रिलेशन निकालना है। तो वही जो पहला निकाले थे x बराबर है ना t के रूप में, वही निकालना है। उसके बाद फिर दूसरे की चर्चा करेंगे, यदि v उसमें इतना रख देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो इन्फिनिटी टाइम में पहुंचेगा। इसका मतलब ये होता है कि कभी नहीं पहुंचेगा, अप्रोच करेगा उधर लेकिन पहुंचेगा नहीं एग्जैक्टली O पर। From 1 d square minus mu operated on x equals to 0. Here d is used for d by dt. Its solution is फिर वही वाला फिर लिख दो, x इक्वल टू C1 cos हाइपरबोलिक ऑफ t रूट म्यू प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ t रूट म्यू। नंबर 2, चूंकि इसमें C1 C2 दो अननोन है, दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो इसीलिए इसको एक और बना लेते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करके। आल्सो x डॉट इक्वल टू C1 रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक t रूट म्यू प्लस C2 रूट म्यू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t रूट म्यू। ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप गलती कर बैठोगे, क्योंकि आपको मालूम है कॉस टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है, तो हाइपरबोलिक में ऐसी गलती ना करना। हाइपरबोलिक फंक्शंस करके एक प्लेलिस्ट है हमारी, ये आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एक प्लेलिस्ट है गणितपुर मेल, उसमें मिसलेनियस टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसी में घुस के निकालो हाइपरबोलिक फंक्शंस, उसके बारे में खूब पढ़ लो डिटेल। हाइपरबोलिक फंक्शंस पे पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल फ्यूचर प्लान हमारा है कि हाइपरबोलिक फंक्शंस पे एक पतली सी किताब ही हम लिख डालेंगे, उसमें पूरा डिटेल होगा हाइपरबोलिक फंक्शंस का। खैर, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस
applying initial conditions to 2 and 3 we have इनिशियल कंडीशंस कहाँ है सब ये x की जगह a रखो, t की जगह 0 रखो, x डॉट की जगह -b रखो। a इक्वल टू c1 cos हाइपरबोलिक 0 1 sin हाइपरबोलिक 0 0 कामा x डॉट की जगह -v, इसमें ये वाला 0 हुआ और आ गया c2 रूट म्यू। दिस इंप्लाइज दैट c1 इक्वल टू a कामा c2 इक्वल टू -v बाई रूट म्यू। अब इन्हें दोनों में नहीं रखेंगे, हमें x और t का रिलेशन चाहिए ना, तो इसको केवल एक ही में उठा के रख दो। दोनों में रख के क्या करेंगे, कोई जरूरत पड़ेगी क्या, सोच लिया जाए। हाँ पढ़ सकती पड़ेगी सेकंड पार्ट में। पुटिंग दीज इन 2 and 3, putting these in 2 and 3 we have रखिए x इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू, c2 की जगह माइनस कैपिटल V बाई रूट म्यू, साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू। नंबर 4 एंड x डॉट इक्वल टू c1 रूट म्यू यानी a रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू माइनस c2 रूट म्यू की जगह केवल v होगा ना, -v साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू। नंबर 5 अब पहला जवाब दिया जाए। द पार्टिकल विल रीच द सेंटर O, द पार्टिकल will reach the center O where x equal to 0 in time t given by किसमें 4 से मिलेगा ना, x इक्वल टू 0 रख दें 4 में, 0 इक्वल्स टू a cos हाइपरबोलिक t रूट म्यू माइनस कैपिटल V अपॉन रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक ऑफ t रूट म्यू इंप्लाइज दैट, एक को इधर एक को उधर कर दो, V अपॉन रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक ऑफ t रूट म्यू इक्वल्स टू a cos हाइपरबोलिक ऑफ t रूट म्यू, cos हाइपरबोलिक इधर कर दो, इसको उधर कर दो, इम्प्लाइज दैट tan हाइपरबोलिक करके था ना, हाँ tan हाइपरबोलिक ऑफ t रूट म्यू इक्वल्स टू a रूट म्यू अपॉन v। वो टाइम इसी के द्वारा निकलेगा जिस टाइम में वो पहुंचेगा सेंटर ऑफ रिपल्सन O पर। दूसरा हिस्सा इसका, when v इक्वल टू a रूट म्यू, इस परिस्थिति में tan हाइपरबोलिक ऑफ t रूट म्यू इक्वल्स टू a रूट म्यू अपॉन
a root mu equals to 1 implies that t root mu equals to tan hyperbolic inverse 1 equals to 1 by 2 log of 1 plus 1 upon 1 minus 1. tan hyperbolic inverse x बराबर होता है 1 upon 2 log of 1 plus x upon 1 minus x. इसका उपयोग कर लिया हमने, तो ये बराबर हो गया 1 upon 2 log इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिखो चाहे टेंस टू इन्फिनिटी लिखो, ऐसा लिख दो. इसके बाद t बराबर लिख दो, t टेंस टू इन्फिनिटी. देखो सेंटर तक पहुंचने में जो टाइम दिया जाएगा वो इससे निकलेगा. पर्टिकुलर केस v इक्वल टू a रूट म्यू में वो टाइम कितना निकल रहा है, इन्फिनिटी टाइम में पहुंचेगा. इसका मतलब पहुंचेगा ही नहीं, अप्रोच करेगा केवल. आल्सो फ्रॉम 5 x dot equal to a root mu a by sin hyperbolic of t root mu माइनस v की जगह a रूट म्यू ले लिया. ये पर्टिकुलर केस जो लेके चल रहा है, a रूट म्यू इंटू यहां कुछ गड़बड़ हो गया है, यहां पे साइन हाइपरबोलिक नहीं रहेगा, कॉस हाइपरबोलिक रहेगा. सॉरी, कॉस हाइपरबोलिक. ए रूट म्यू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू. ए रूट म्यू कॉमन ले लिया और अब बच गया साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू माइनस कॉमन ले रहा है. तो अब उल्टा करके लिखो, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी रूट म्यू. देखो कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2. साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2. इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यही तो है. देखो कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहला कैंसिल हो जाएगा, दूसरा ट्वाइस हो जाएगा, यानी हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स. तो ये आ गया माइनस ए रूट म्यू ई टू द पावर माइनस टी रूट म्यू. ये वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकला है. और ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी हमेशा घटेगी ना, नेगेटिव में आ रहा है, वेलोसिटी हमेशा घटती जाएगी जब टी बढ़ाएंगे. नेगेटिव तो डायरेक्शन के कारण है. देखो ऐसे इसको लिखना, दैट इज, थोड़ा और क्लियर करो, वेलोसिटी v स्मॉल v इक्वल टू a रूट म्यू इंटू ई टू द पावर माइनस टी रूट म्यू. ये नेगेटिव हटा दिया और उसकी जगह पे यहाँ लिख दिया डायरेक्शन. ये किधर है, टुवर्ड्स ओ, इसलिए नेगेटिव है, टुवर्ड्स ओ सेंटर ऑफ रिपल्सन है. अब इस क्वांटिटी को देखिए, जैसे जैसे टी बढ़ाओगे कम होता जाएगा ना, ये माइनस भैया ये नीचे आएगा. v बराबर होगा a रूट म्यू अपॉन ई टू द पावर टी रूट म्यू. तो t बढ़ाने से वेलोसिटी घटेगा. और ये निकाल ही चुके हैं हम लोग. It means that the velocity decreases as t increases.
Finally, we conclude that. The particle will never reach. The particle will never reach the center. Oh, but always. हाँ, क्वेश्चन पढ़ा जाए उसी लहजे में जवाब दिया जाए. द पार्टिकल विल अप्रोच द सेंटर. द पार्टिकल विल, उसी लहजे में बात करिए. द पार्टिकल विल अप्रोच द सेंटर. अप्रोच द सेंटर. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी घटती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है. वेलोसिटी घटती जा रही है, सेंटर के निकट आता जाएगा, लेकिन टाइम कुल कितना लगेगा? इन्फिनिटी. इसका मतलब कभी नहीं पहुंचेगा. विल अप्रोच द सेंटर बट विल नेवर रीच इट. बट विल नेवर रीच इट. ये था आज का लेक्चर. अगले वीडियो में हम लोग मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ेंगे. उसी से कनेक्ट हो जाएगा फिर ग्रेविटेशनल मोशन के अंतर्गत मटेरियल. वीडियो लाइक करें. थैंक यू.